अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन पे यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताता चले कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इसको हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस? इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं। सेल को जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है? वो पावर हाउस से मिलती है। और दूसरी बड़ी बात ये कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल से क्या मुराद कि ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करते हैं, ये खुद ब खुद अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट हम जब बात करते हैं इसके साइज की और इसके नंबर की, तो प्यारे स्टूडेंट ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनका साइज और इनका नंबर वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल, और ये डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। अगर एक सेल है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होगी, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? इसलिए कि माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करना होता है? सेल को एनर्जी फ्राहम करनी होती है। तो लिहाजा अगर एक सेल के अंदर जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर एक सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो रही है तो वहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद क्या होगी? कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं देयर साइज एंड नंबर वेरी डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स पड़े होते हैं। ये जो डीएनए और राइबोसोम्स यहाँ पे पड़े होते हैं ये काम करते हैं कुछ प्रोटीन्स बनाने के लिए। ये डीएनए और राइबोसोम्स चूँकि ये इसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ जो है प्रोटीन्स बनाने में भी काम करता है। दे आल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स, दैट इज व्हाई सम जो है प्रोटीन मे बी सिंथेसाइज्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम इसको देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे, जब यानी कि आप इसको स्टडी कर रहे होते हैं और आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने यूज़ की है, उस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया आपको नज़र आते हैं वेजिकल्स की शक्ल में, या आपको ये रॉड नमा नज़र आते हैं, या आपको ये फिलामेंट की शक्ल में नज़र आते हैं। व्हेन सीन अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे अपीयर एज वेजिकल्स, रॉड्स और फिलामेंट्स। लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये जो एक माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है जिसको हम नाम देते हैं आउटर मेम्ब्रेन का, और एक जो है अंदर वाली मेम्ब्रेन है जिसको हम नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन का। जिस तरह आप ये देखें डायग्राम में देख सकते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी कौन सी है? यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी कौन सी होती है? इनर मेम्ब्रेन। और आप ये डायग्राम में ये भी देखें कि जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है जिसको हमने आउटर मेम्ब्रेन का नाम दिया, आउटर मेम्ब्रेन देखें स्मूथ है, वहाँ पे देखें ये हमवार है। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है देखें यहाँ पे इनर जो मेम्ब्रेन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें देखें यहाँ पे बहुत सारे आपको ये इनफोल्डिंग्स नजर आ रही होंगी। ये जो इनफोल्डिंग्स हैं, ये जो तहें हैं, इनको हम नाम क्या देते हैं? इनको हम नाम देते हैं क्रिस्टाई का नाम देते हैं। और ये जो इनफोल्डिंग्स होती हैं, ये जो तहें होती हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी जो मेम्ब्रेन होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उसका सरफेस एरिया ये बढ़ा देते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखें, द इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टे इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या नाम देते हैं? यहाँ पे देखें एफ पार्टिकल्स का उनको नाम देते हैं, F1 पार्टिकल्स का। आप जिस तरह डायग्राम में मुशाहिदा कर सकते हैं कि स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यानी कि इसको देख रहे होते हैं तो उस वक्त आपको दो मेम्ब्रेन इसकी नजर आती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस उसको नाम दिया जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का भी उसको नाम दिया जाता है। और इसमें स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं। इनर जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स बनाती है जिसको हमने क्रिस्टाई का नाम दिया। इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? वो गैर हमवार होती है, लेकिन जो बाहर वाली मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो हमवार होती है, वो स्मूथ होती है। और इसी तरह ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है उसमें डीएनए भी पाया जाता है, उसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ प्रोटीन्स भी तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट हम डियर स्टूडेंट बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की। अभी मैंने आपको बताया कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मेन इनका फंक्शन तो यही हुआ कि ये सेल के लिए क्या करेंगे? ये एनर्जी को जनरेट करेंगे। दे मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई एनर्जी टू दिस सेल। दे आर एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। Enzymes in mitochondrial matrix
helps in metabolic processes like Krebs cycle, aerobic respiration, similarly fatty acid metabolisms में ये क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं सेल की। नेक्स्ट ये जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म्स फैटी एसिड का या एरोबिक रेस्पिरेशन या यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया क्रैब्स साइकिल जो है, इन प्रोसेस से क्या होता है, एनर्जी जो है एक्सट्रैक्ट की जाती है, एनर्जी निकाली जाती है किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और उस एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, एटीपी के अंदर। और ये एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड है विच प्रोवाइड एनर्जी टू सेल ऑन डिमांड। जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो ये क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी। नेक्स्ट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इज रीजनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इनटू एटीपी। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में भी रीजनरेट किया जाता है किसकी मदद से, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। माइटोकॉन्ड्रिया दे आर कॉल्ड एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसी तरह हमने देखा कि दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स। जब आप इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं उस वक्त ये आपको फिलामेंट नमा नजर आते हैं, आपको ये रॉड नमा नजर आते हैं, आपको ये वेसिकल नमा नजर आते हैं। लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब आपको पता चलता है कि इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन वो स्मूथ होती है, वो हमवार होती है, लेकिन एक होती है अंदर वाली मेम्ब्रेन जिसको हम इनर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। उसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारी अंदर की तरफ तहें होती हैं जिनको हम नाम देते हैं क्रिस्टाई का नाम देते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल यहाँ पे नोब्स भी होती हैं जिनको हमने क्या कहा, उनको हमने F1 पार्टिकल्स का नाम दिया यहाँ पे इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। और वहाँ पे डीएनए भी पड़ा होता है, वहाँ पे राइबोसोम्स भी होते हैं इसके मैट्रिक्स के अंदर, जिसकी वजह से ये कुछ प्रोटीन्स भी तैयार कर लेते हैं। इस तरह जब हमने बात की इसके फंक्शंस की तो वहाँ पे हमने देखा कि ये एनर्जी को जो है जनरेट करते हैं और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी एसेंशियल है। और इस तरह इसके अंदर जो इंजाइम्स होते हैं वो बहुत सारे प्रोसेसेस लाइक क्रैब्स साइकिल हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, और इसी तरह जो है ये फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म्स में भी ये क्या करते हैं, इंजाइम्स हेल्प करते हैं। और ये वो प्रोसेस हैं जिसके जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड से एनर्जी जो है वो निकाली जाती है और उस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये एटीपी क्या है, ये एनर्जी रिच कंपाउंड है जो सेल को डिमांड पे जो है वो एनर्जी देते हैं। जब सेल को जरूरत पड़ती है उस वक्त ये एनर्जी उनको मुहैया कर देते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ही आप एडीपी को यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल पहली दफ़ा विज़िट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।